वेलकम स्टूडेंट्स। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अनेक प्रयोग किए गए और अनेक थ्योरीज बनाई गई प्रयोगों के आधार पर, और उनमें से जो प्रमुख थे वो थे क्वांटम थ्योरी, जो क्लासिकल से अलग थी, उसका डेवलपमेंट, और थर्मोडायनेमिक्स का डेवलपमेंट, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्लांक्स लॉ है, और डिफ्रैक्शन है, मैटर वेव्स हैं। इन पे अनेक प्रयोग किए गए। तो एक जो लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट, और उससे आगे चलकर प्लांक ने अपना सूत्र दिया जो कि उस प्रयोग से ताल्लुक रखता था और उसको अच्छी तरह समझा सकता था। स्टीफन बोल्ट्जमैन, वीन, रेले जीन्स, मैक्स प्लांक, लूमर और प्रिंगशैम, इन वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की। आइए समझते हैं कि ये कृष्णिका विकिरण प्रयोग क्या है और इसके परिणाम क्या है, और इससे जो रेडिएशन है उसकी प्रकृति को समझने में सहायता कैसे मिली, देखते हैं। तो प्रश्न है, कृष्णिका विकिरण से आप क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण व तरंग दैर्घ्य के मध्य ग्राफ की व्याख्या कीजिए। कृष्णिका, ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाती है। सभी तरंग दैर्घ्य के लिए आदर्श कृष्णिका का अवशोषण गुणांक इकाई होता है, अर्थात जो आइडियल ब्लैक बॉडी होती है वो किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। अब लूमर और प्रिंगशैम ने अपने प्रयोग के लिए एक कैविटी की कल्पना की कि जो कि इस प्रकार से गोलीय है, स्फेरिकल है, और कार्बन ब्लैक से इसका अंदरूनी भाग काला किया हुआ है। अब यहाँ से एक तरंग जाती है, इसको किसी निश्चित ताप पर रखा गया है, केल्विन ताप पर, और जब ये विकिरण अंदर जाता है तो आप देख रहे हैं कि बहुपरावर्तन से ये परावर्तित होता है और 100% एब्जॉर्प्शन होता है और 100% एमिशन होता है, फिर ये यहाँ से बाहर निकलता है। इसका स्पेक्ट्रोमीटर से एनालिसिस किया जाता है। तो आदर्श कृष्णिका प्राप्त करना संभव नहीं है, परंतु आदर्श कृष्णिका के जैसा एक कैविटी की कल्पना इसमें की गई है। अतः आदर्श कृष्णिका की कल्पना के लिए एक गोलाकार कोटर पर विचार करते हैं। इसकी भीतरी दीवारें काली की हुई होती हैं। कोटर को एक निश्चित नियत ताप पर रखा जाता है। इससे कोटर की दीवार के परमाणु विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं।
गोलाकार कोटर के भीतर बहुपरावर्तन के कारण, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण विद्युत चुंबकीय विकिरण दीवारों से आंशिक अवशोषित व परावर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार से कोटर के भीतर का संपूर्ण भाग तरंग दैर्घ्य 0 से अनंत तक की विकिरणों से भर जाता है। यह विकिरण ऊष्मीय साम्यावस्था में है क्योंकि कोटर का ताप केल्विन ताप T डिग्री केल्विन नियत रखा जाता है। ऊष्मीय साम्यावस्था का अर्थ ये हुआ, ये एक निश्चित ताप पर की जा रही है प्रक्रिया, अर्थात भीतर प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण समतुल्य है अवशोषित विकिरण प्रति सेकंड के। अतः साम्यावस्था में कोटर के अंदर विकिरण का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी नियत रहती है। कोटर की दीवार में बने एक छोटे छिद्र से यह विकिरण रेडिएशन बाहर उत्सर्जित होता है। इसका स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोमीटर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। छिद्र से बाहर आने वाले विकिरण में सभी संभव तरंग दैर्घ्य के अंश विद्यमान होते हैं, यानी 0 से अनंत तक की सभी तरंग दैर्घ्य के। इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण कहते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो कृष्णिका विकिरण में कुछ विशेषताएं हैं जो इसके ग्राफ से परिलक्षित होती हैं। आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर तरंग दैर्घ्य है और वाई अक्ष पर स्पेक्ट्रमी ऊर्जा है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य पर जो ऊर्जा है उसको प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं कोटर का 1000 डिग्री, 1500 डिग्री, 1750, 2000, वैसे इसका पीक बढ़ता है, इसका शीर्ष बढ़ता है। साथ ही हम एक बिंदु और नोट करते हैं, वह है कि ये जो पीक है ये कम तरंग दैर्घ्य की ओर शिफ्ट होती है जैसे जैसे ताप T बढ़ता है और पीक बढ़ती है। भिन्न भिन्न तापों पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण का प्रायोगिक अध्ययन लूमर और प्रिंगशीम नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ई लैम्डा है नियत ताप T पर कृष्णिका की तरंगदैर्घ्य लैम्डा पर एक वर्णीय स्पेक्ट्रमी ऊर्जा क्षमता, मोनोक्रोमैटिक स्पेक्ट्रल एमिसिविटी। T1 पर अधिकतम लैम्डा m1 है, T2 पर लैम्डा m2, T3 पर लैम्डा m3। इस प्रकार। आइए दूसरा प्रश्न समझते हैं। स्पेक्ट्रमी वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण की विशेषता क्या है? इससे वीन का विस्थापन नियम व बोल्ट्जमैन नियम समझाइए। ऊर्जा वितरण वक्र, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, खास बात क्या है कि ये वक्र सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है और अलग अलग ताप पर दी गई तरंगदैर्घ्य पर विकिरण की मात्रा भिन्न भिन्न होती है।
जैसे जैसे ताप बढ़ता है अधिकतम ई लैम्डा बढ़ता है। किसी ताप T पर ई लैम्डा पहले बढ़ती है, अधिकतम होती है और फिर घटती है। तो अधिकतम के संगत स्पेक्ट्रम में ऊर्जा भी अधिकतम है और लैम्डा m कोई निश्चित तरंग दैर्घ्य है। अब वीन नियम समझते हैं, वीन विस्थापन नियम या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ई लैम्डा m यानी अधिकतम के संगत उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा m का मान ताप वृद्धि के साथ लघु तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। लैम्डा m का मान कृष्णिका के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे ताप बढ़ता है लैम्डा m कम की ओर अग्रसर होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लैम्डा m यानी कि अधिकतम के संगत तरंगदैर्घ्य और परम ताप का गुणन एक नियतांक होना चाहिए। इसे कहते हैं वीन का नियतांक या वीन नियतांक और इसका मान होता है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। इस नियम को वीन का विस्थापन नियम या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। अब बात करें अधिकतम ऊर्जा की, तो लैम्डा m पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा m का मान T⁵ के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो अधिकतम ऊर्जा है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल है T⁵ के। तो एक नियम हमने ये समझा वीन का नियम, और अब दूसरा नियम है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम किसी दिए गए ताप T पर कृष्णिका के उत्सर्जन ऊर्जा वितरण वक्र तथा तरंग दैर्घ्य अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल उसकी कुल उत्सर्जित ऊर्जा E के बराबर होता है। यानी कि उस ताप पर कुल कितना रेडिएशन, कुल कितनी एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी उत्सर्जित हुई, इसका मापक है E, कैपिटल E, किसी निश्चित ताप पर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ई लैम्डा और लैम्डा का जो वक्र है उसके नीचे का ग्राफ हमें देगा कुल ई, जिसमें कि 0 से और अनंत तक की सभी तरंग दैर्घ्य मौजूद है। तो ये निकालने के लिए ई का हम समाकलन करें ई लैम्डा डी लैम्डा का, तो ये हर बार आता है सिग्मा T4, जहां सिग्मा एक नियतांक है। इसे इस प्रकार समझें, यदि ये एरिया निकालता हूं मैं, तो ये देता है 2000 केल्विन ताप पर कुल कितना विकिरण, कुल कितनी ऊर्जा विकिरित हुई 0 से और अनंत तक की तरंग दैर्घ्य। कुल जितनी भी संपूर्ण ऊर्जा है कितनी उत्सर्जित हुई।
उसका मापक है ई। तो इस प्रकार से जो सिग्मा है उसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10 10 raised to power -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4, जिसे हम स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। तो हम इसे समझ सकते हैं कि ई, क्योंकि ऊर्जा है प्रति सेकंड, ये ई का मात्रक हो गया, यूनिट हो गया वॉट डब्ल्यू, और ऊर्जा प्रति सेकंड, ऊर्जा प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि W बाय मीटर स्क्वायर, और T केल्विन में है तो सिग्मा का यूनिट हो जाता है, सिग्मा का निकालना हो यूनिट तो E ओवर G4। अब ये जो E है इसका यूनिट है वॉट पर मीटर। तो इसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10 raised to power -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4 होती है। अगला बिंदु समझें, एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता व एक वर्णीय स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व के मध्य संबंध लिखिए। यू लैम्डा व लैम्डा के मध्य तथा यू न्यू और न्यू के मध्य ग्राफ बनाइए। तो यू लैम्डा का ग्राफ, यू लैम्डा जो है ऊर्जा घनत्व है, और ई लैम्डा जो है वो है एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल एमिसिविटी। तो इनमें ग्राफ यू लैम्डा में और ई में एक जैसा होता है, वेरिएशन उसी प्रकार का है। किसी ताप T पर तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य एक वर्णीय स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन, और यू न्यू डी न्यू है आवृत्ति परास न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के मध्य ऊर्जा घनत्व। तो यू लैम्डा डी लैम्डा हो गया, किसी एक स्ट्रिप पर देखें तो 4/c ई लैम्डा डी लैम्डा, यहाँ 4 संख्या है और c प्रकाश का वेग है, यू लैम्डा हो जाती है 4/c ई लैम्डा। पुनः हम देखते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है इसकी पीक बढ़ती है और ये छोटी तरंगदैर्घ्य की ओर शिफ्ट होती है पीक। दूसरी ओर क्योंकि न्यू प्रोपोर्शनल है 1/λ के, इसलिए जो व्यवहार लैम्डा का है उसके व्युत्क्रम व्यवहार हो जाएगा न्यू का। तो यू न्यू हो गया निश्चित आवृत्ति पर स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। तो ये अधिक आवृत्ति की ओर शिफ्ट होगी इसकी पीक। वीन
का विकिरण नियम, वीन का विस्थापन नियम अलग है और वीन का विकिरण नियम भिन्न है। वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन ने किस प्रकार कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक वक्रों की सैद्धांतिक व्याख्या की, समझाइए। लूमर और प्रिंगशैम की प्रायोगिक कृष्णिका विकिरण वक्रों की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयास सर्वप्रथम वीन ने किया। ऊष्मागतिकी के आधार पर ज्ञात किया कि ताप T पर तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विकिरणों के लिए कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी ऊर्जा क्षमता ई लैम्डा निम्नानुसार होगी। ये समीकरण दिया। ई लैम्डा डी लैम्डा यदि हम देखें तो किसी एक स्ट्रिप में कुल उत्सर्जित विकिरण किसी एक निश्चित तरंगदैर्घ्य परास में, तो ये हो जाता है सम कांस्टेंट बाय लैम्डा 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा वॉट पर मीटर स्क्वायर। एफ लैम्डा टी वेरिएबल लैम्डा टी का फलन है। लैम्डा टी एक इसका मान ज्ञात करने के लिए वीन ने सूत्र दिया एफ लैम्डा टी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाय लैम्डा टी, और जहां ए जो है नियतांक है, यह वीन का विकिरण नियम कहलाता है। अब वीन विकिरण नियम से हम देखते हैं कि यदि पंचम घात का नियम व्युत्पन्न करना हो तो क्योंकि पंचम घात का नियम अधिकतम मैक्सिमम एमिसिविटी के लिए है, मैक्सिमम एमिसिविटी के लिए है, इसलिए इस सूत्र में लैम्डा की जगह लैम्डा एम रखें, ए बाय लैम्डा एम टी, परंतु लैम्डा एम टी क्या है, वीन कांस्टेंट बी के बराबर है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कांस्टेंट बी के बराबर है। तो ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 ओवर लैम्डा एम 5, अर्थात जैसे जैसे एमिसिविटी पीक की तरफ जाती है वैसे जो तरंग दैर्घ्य है तेजी से कम की तरफ आती है, और समीकरण 1 से प्रतिस्थापन दें लैम्डा एम का इक्वल टू बी बाय टी रेज टू 5, तो हमें प्राप्त होता है पंचम घात का नियम। क्या वीन का विकिरण नियम पूर्ण रूप से कृष्णिका विकिरण को समझाने में सफल रहा? नहीं। वीन विकिरण नियम संपूर्ण रूप वक्र को समझाने में असफल रहा। संपूर्ण ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व यानी कृष्णिका विकिरण वक्र की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि ये छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए तो सही था, छोटी तरंग दैर्घ्य होगी तो ये कांस्टेंट ये बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उच्चतर गाते हैं उनको हम ले सकते हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य की परास के विकिरण की ऊर्जा की व्याख्या करने में ये असफल रहा, कुड नॉट एक्सप्लेन शॉर्टर फ्रीक्वेंसी। तो वास्तव में प्रायोगिक वक्र इस प्रकार का है, लेकिन वीन का जो रेडिएशन फॉर्मूला था उससे छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए ये वीन
नियम ठीक बैठता है। क्योंकि ये दोनों वक्र विपरीत हैं, लैम्डा में और न्यू में, इसलिए कम तरंगदैर्घ्य कह लीजिए चाहे उच्च आवृत्ति कह लीजिए। तो इस व्याख्यान में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण की कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। अगले व्याख्यान में हम जानेंगे कि प्लांक ने अपने विकिरण सूत्र से किस प्रकार से इनमें इनका इनको समझाया, इन नियमों को, और उसकी क्या विशेषताएं थी, कैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम, वीन नियम और रेले जीन्स नियम समझाए गए। तब तक आप इसे पुस्तक से पढ़ें, आवश्यक न्यूमेरिकल करें। धन्यवाद।